आतंकवादी की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं। अगर हिंदुओं को कोई मारता है दूसरी जात का, दूसरे धर्म का व्यक्ति, तो पूरा धर्म दोषी थोड़ी है उसके लिए। ऐसे ही अगर हिंदुओं में अगर कोई गलत काम कर रहा है तो पूरा हिंदू धर्म थोड़ी खराब है। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर क्या भविष्यवाणी करते हैं? कांग्रेस की स्थिति खराब होगी और राहुल गांधी कभी दोबारा से कभी बन नहीं पाएंगे। कांग्रेस को दूसरा नेतृत्व ढूंढना पड़ेगा। बहुत गहरी और बड़ी बात आपने बोली है। और भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना, मोहन यादव दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। अगले 2 साल खराब है, हो सकता है वो चेंज हो, लेकिन सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, केंद्र में भी और मध्य प्रदेश में भी। कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। यहाँ मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा। तो ये वोटों की राजनीति ने, फिरका परस्त लोगों ने देश के माहौल को विषाक्त किया है। उन्होंने ही राजनीति खराब की है और उन्होंने ही खेल भावना को बिगाड़ने का प्रयास किया है। ग्वालियर शहर के 2 बड़े नेता, एक हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे हैं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर। तो इनके बारे में क्या कहेंगे आप, क्या भविष्यवाणी करेंगे आने वाले समय में? देखिए, मुझे नरेंद्र सिंह तोमर जी के बारे में ये कह सकता हूँ, रंग से राजा बनने का तो नरेंद्र सिंह तोमर है। और नरेंद्र सिंह तोमर जी आगे चल के राज्यपाल बन सकते हैं या दोबारा से केंद्र में मंत्री बने। और जहाँ तक सिंधिया जी की बात है, ईश्वर सिंधिया जी को लंबी उम्र अता फरमाए। इनके परिवार में, इनके खानदान में कोई भी 55 साल से ज्यादा जीवित नहीं है, लेकिन इनके पारिवारिक इतिहास को देखते हुए मुझे इनका भविष्य स्पष्ट नजर नहीं आता। अच्छा, आमतौर पर गुरुजी ये देखा है कि जब किसी के साथ बुरा हो जाता है तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाग्य ने साथ नहीं दिया। तो भाग्य का क्या महत्व है व्यक्ति के जीवन में? कर्म करते समय आदमी ये नहीं सोचता कि मैं बुरा कर रहा हूँ कि अच्छा कर रहा हूँ। और जब उसके संग में बुरा होता है तब वो कहता है ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, मेरे संग में इतना बुरा क्यों होगा। है ना ये जी। राजनीति में आप देखिए, केवल एक ही परिवार राजनीति में सबसे ज्यादा आगे रहा, गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार। अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपको शैतान पर भी विश्वास करना होगा। अगर आप जन्म पर विश्वास करते हैं तो आपको पुनर्जन्म पर विश्वास करना होगा। और अगर आप इस पूरी प्रक्रिया पर विश्वास करते हैं तो आपको ज्योतिष पर भी विश्वास करना होगा। और आज इसीलिए हमारे साथ हैं आचार्य डॉक्टर सत्येंद्र गुरुजी, जो ग्वालियर चंबल अंचल के एकमात्र ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं जिन पर लोगों का विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। गुरुजी अखिल भारतीय भविष्य मंथन के अध्यक्ष भी हैं। पिछले 20 वर्षों से ज्योतिषी के माध्यम से देश विदेश में 10,000 से भी ज्यादा लोगों को ज्योतिष परामर्श देकर उन्हें लाभान्वित कर चुके हैं। गुरुजी एक जमाने में नेता भी रहे हैं और मध्य प्रदेश शासन के अधिमान्य पत्रकार भी। तो आइए आज हम आपको रूबरू करवाते हैं आचार्य डॉक्टर सत्येंद्र गुरुजी से, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। गुरुजी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आप ज्योतिषाचार्य बाद में हैं, लेकिन इससे पहले आप राजनीति क्षेत्र में थे और आपने मेनका गांधी जी और स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी जैसे बड़े राजनेताओं के साथ राजनीति की। तो राजनीति के ये सफर आपका कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक ये सफर चला, थोड़ी सी बताएं। देखिए, ऐसा है कि 1980 में संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी जी। उसके बाद उनकी पत्नी श्रीमती मेनका गांधी ने अपना खुद का एक राजनीतिक दल बनाया था, जिसका नाम था राष्ट्रीय संजय मंच। मैं उनसे जाके जुड़ा और 1983 से मैं सक्रिय राजनीति में आ गया। और उनकी जो पार्टी थी उसका मैं मध्य प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी रहा। मैंने विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में टिकट भी बांटे मध्य प्रदेश में। बाद में उनकी पार्टी का विलय हो गया जनता पार्टी में और मैं कांग्रेस में आ गया। कांग्रेस में आने का कारण ये था कि मेरे पिताजी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, भिंड डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष भी रहे और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री थे। घर में हमारे राजनीति का माहौल था और काफ़ी लोग आते थे, अधिकारी आते थे, नेता लोग मिलने आते। एक ग्लैमर रहता है जैसे कि राजनीति में जी। अच्छा लगता था कि राजनेताओं के पास लोग अपनी समस्याओं को लेके आते हैं, तो मैं भी चला गया फिर। और अर्जुन सिंह जी से हमारे पिताजी के बहुत घनिष्ठ संबंध थे। पिताजी ने बरसों उनके साथ में काम किया। अर्जुन सिंह जी हमारे घर पे भी आते थे पिताजी से मिलने के लिए। मेनका गांधी भी घर पे आई हैं और उनके बच्चे जो वरुण गांधी, उनसे भी मेरे संबंध रहे हैं। कांग्रेस में मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पर्यावरण सेल का संयोजक भी रहा हूँ। और अर्जुन सिंह जी जब संचार मंत्री थे तो 1987 से लेकर 89 तक मुझे
मध्य प्रदेश राज्य दूरसंचार सलाहकार समिति का सदस्य भी बनाया। ग्वालियर मेला प्राधिकरण का भी मैं सदस्य रहा। और जब मेनका जी केंद्र में मंत्री बनी अटल जी की सरकार में जी तो उन्होंने मुझे 1997 से लेकर 2002 तक डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन का डायरेक्टर बनाया। और डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक ऑटोनॉमस बॉडी है जी मध्य प्रदेश से मैं अकेला उसका मेंबर था। ऐसे राजनीतिक सफर चलता रहा। फिर मेनका जी ने 2002 में अपनी पार्टी बनाई शक्ति दल के नाम से। जी तो शक्ति दल का मैं मध्य प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, काम किया। और शक्ति दल 2004 में अटल जी के समक्ष पार्टी का विलय हुआ दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में अशोक रोड पर। मैं भी उस समय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। तब से मैं भारतीय जनता पार्टी में लगातार हूँ, लेकिन अब सक्रिय राजनीति से मैं दूर हूँ जी और भारतीय जनता पार्टी में मैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का पशुपालक प्रकोष्ठ का सह संयोजक भी रहा हूँ। जिले की कार्यकारिणी में मैं 2004 से लेके अभी तक सदस्य हूँ। ऐसे ही मेरा राजनीतिक सफर रहा। जी। अच्छा गुरुजी, समाज सेवा और पत्रकारिता से भी आपका गहरा नाता रहा है, ये भी सुनने में आता रहा है, तो ये भी थोड़ा सा डिटेल में बताएं। जी, समाज सेवा के क्षेत्र में मैं 1985 से लेके 1990 तक एक भारत युवक समाज सेवी संस्था थी, जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी जी पूर्व प्रधानमंत्री ने। उसका मैं मध्य प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी था, बाद में उपाध्यक्ष भी बना। और उसकी अध्यक्ष थी अनसुईया उइके जी, जो राज्यपाल रही हैं बाद में जी। उसके साथ साथ मैं मेनका जी के साथ में उनकी जो एक संस्था थी जीव संरक्षण संस्था पीपल फॉर एनिमल्स का मैं मध्य प्रदेश चैप्टर का प्रेसिडेंट था। मेनका जी ने मुझे बनाया था। तो मैंने पहली बार मध्य प्रदेश में ग्वालियर में डॉग्स की स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन और इसके साथ साथ एम्बुलेटरी ट्रीटमेंट, पहली बार एम्बुलेंस लेके आया मध्य प्रदेश में ग्वालियर में, मेनका जी ने मुझे दी जी। उस एम्बुलेंस से हम घायल बीमार पशुओं की सेवा करते थे। गौशाला का भी निर्माण किया, उसका भी है ना काफी काम किया। और रहा सवाल पत्रकारिता का, जी तो पत्रकारिता का शौक मुझे शुरू से रहा है। जी छात्र जीवन में मैंने साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैं पत्रकारिता करने लगा। और पत्रकारिता में मेरा शौक था, अपराध की दुनिया की रिपोर्टों को मैंने ज़्यादा कवरेज किया। मेरी कहानियाँ, मेरी स्टोरियाँ, मनोहर कहानियाँ में सत्य कथा जैसी बड़ी पत्रिकाओं में आई जी। माया जैसी पत्रिका में मेरी राजनीतिक स्टोरी भी आई मेरी। और मैं मध्य प्रदेश शासन का अधिमान्य पत्रकार रहा हूँ जी। और स्वतंत्र पत्रकार के ऊपर मैंने बहुत काम किया। पंजाब समस्या के ऊपर मैंने दैनिक भास्कर में मेरा 3 दिन लगातार आर्टिकल आया। अरे वाह। दिल्ली की, भोपाल की ऐसी मैगजीनों में, ग्वालियर के अखबारों में बहुत काम किया। लगभग 10-12 साल का मेरा सफ़र रहा। और अभी जो ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन, जो कि करीब 50 साल पुरानी संस्था है राष्ट्रीय स्तर पर जी। दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, उसकी मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। अच्छा गुरुजी, आप राजनेता भी रहे, समाज सेवा भी आपने की, पत्रकारिता भी आपने की, फिर आपके जीवन में ये टर्निंग पॉइंट कब आया कि आप अचानक से ज्योतिषाचार्य बन गए और लोग काफ़ी विश्वास करने लगे हैं आप पर? देखिए, ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन में कब क्या होना है ये सब ऊपर वाला जानता है जी। जैसा व्यक्ति का भाग्य बनता है। और जो व्यक्ति सक्रिय रहता है उसके जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं जी। जैसे डॉक्टर जब किसी के हार्ट की जांच करता है तो जीवित व्यक्ति के हार्ट में ऊपर नीचे रेखाएं चलती हैं, ये जीवित व्यक्ति की निशानी है। और मरे हुए व्यक्ति की लाइन सीधी चलती है जी। तो मेरे जीवन में जो मेरा व्यक्तित्व रहा है, बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, बहुत अप डाउन्स रहे हैं। राजनीति भी की, समाज सेवा भी की, पत्रकारिता भी की, जैसा कि आपने बताया मुझे जी। मेरे बारे में तो आपको इतनी जानकारी तो मुझे भी नहीं होगी जी। ये तो आपकी खुद ही पत्रकारिता है। और यहाँ तक ज्योतिष का सवाल है, देखिए मैं आज जो कुछ भी हूँ, मेरे इष्ट हैं साईं बाबा शिरडी वाले और दत्तात्रेय भगवान को मैं मानता हूँ जी। इनकी मैंने पूजा पाठ शुरू की, यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे इष्ट हैं। तो 2007 में मुझे अचानक एहसास हुआ
कि मैं ज्योतिष के बारे में कुछ जानता हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी और अपने घर वालों की, अपनी बेटे की, बेटी की, पत्नी की कुंडलियाँ देखी, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ आता है। फिर मैं दत्त भगवान के मंदिर में जाने लगा, उनकी कृपा हुई। साईं बाबा का तो आशीर्वाद है ही मेरे ऊपर, क्योंकि मैं 1988 से साईं बाबा को मानता हूँ। तो लेकिन मेरे जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आया वो 2007 में आया जी लगभग 2006 मान लीजिए आप। जी तो 2006 से मैं ज्योतिष के क्षेत्र में आया, लेकिन 2007 से मैं प्रोफेशनल रूप से एस्ट्रोलॉजी को करने लगा जी। और जब 2007 से शुरू किया तो फिर मैंने एक संस्था भी अपनी बनाई, अखिल भारतीय भविष्य मंथन, जो रजिस्टर्ड संस्था है। देश के करीब 10-12 राज्यों में इसके सदस्य हैं। और 2010 में ग्वालियर में एक लोकल न्यूज़ चैनल था, KMJ न्यूज़ जी। उस KMJ न्यूज़ में मेरा 2 साल आपके सितारे के नाम से एक कार्यक्रम भी आता था, जिसमें शहर के लोग मुझसे सवाल पूछते थे और मैं लैपटॉप पर ऑनलाइन उनको देख के सवालों का जवाब भी मैं उनको देता था। तो ऐसा मेरा कार्यक्रम चला, काफ़ी लोकप्रिय हुआ जी और उसके बाद मैंने ज्योतिष के ऊपर, संपूर्ण ज्योतिष के ऊपर जी जी मैंने किताब लिखी, ज्योतिष सागर के नाम से, काफ़ी फेमस हुई। जी जी। उसके अभी तक 8 संस्करण आ चुके हैं। अच्छा, मैं एक सवाल यहाँ करना और चाहूँगा। उसके साथ में ज्ञान सागर भी लिखी, जी जो व्यक्ति को प्रेरणा देती है, व्यक्तित्व का विकास करती है, धार्मिक जानकारियाँ देती है। ये सब चीज़ें मैंने किताबों के माध्यम से की। 13-14 संस्करण आ चुके हैं दोनों किताबों के। तो यहाँ मैं ऑनलाइन किताबें बिकती भी हैं। जी, यहाँ मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, ये संपूर्ण ज्योतिष क्या है? तो संपूर्ण ज्योतिष ये है कि ज्योतिष शास्त्र को कुछ लोग आधारहीन मानते हैं जी या बोलते हैं ये कुछ भी नहीं है, कुछ तो अभी बना दिया है। ऐसा नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में भविष्य पुराण जो है 18 पुराणों में से, उनमें ज्योतिष शास्त्र दिया हुआ है। जी रावण संहिता जो रावण ने बनाई है, उसमें भी ज्योतिष के उपाय लिखे होंगे, जी। जीवन में कैसी रुकावटों को अपन दूर कर सकते हैं, ये रावण संहिता में दी है। अब आपने कहा संपूर्ण ज्योतिष। जी देखिए, ज्योतिष बहुत गूढ़ विषय है, बहुत बड़ा विषय है। ज्योतिष को जैसे कहते हैं ना कि सागर बहुत विशाल, उस सागर को गागर में समेटने का मैंने काम किया है ज्योतिष सागर किताब में। अब इसमें ज्योतिष में हस्तरेखा विज्ञान भी आता है, हाथों की रेखाओं से मालूम पड़ता है भविष्य क्या है। जी एक आता है सामुद्रिक विज्ञान, शरीर की संरचना से, आंखों से, बाल से, पैर के नाखून से, उंगलियों से और चेहरे की बनावट से, ये सामुद्रिक विज्ञान होता है। जी एक होता है जैसे मान लो किसी के पास किसी के पास कुंडली नहीं है, जन्म की डिटेल्स नहीं है, उसके बारे में हम कैसे बताएंगे। तो आपके मन में कोई सवाल आया, जी सवाल जन्म हुआ और मैंने प्रश्न कुंडली बनाई, आपकी हस्तरेखा देख के और आपकी प्रश्न कुंडली देख के मैं आपको आपके सवाल का सटीक जवाब देता हूँ। जैसे कि आपके सवाल का जवाब मिलता है, काम होगा नहीं होगा, होगा तो कब होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, कोई इसका उपाय भी है कि नहीं। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। इसके साथ साथ स्वप्न शास्त्र भी होता है। इसमें सपने आदमी को आते हैं, उन सपनों के फल किस प्रकार के होते हैं। सगुन विचार भी होता है, जैसे आदमी को अंग फड़क रहा है, कहीं जा रहा है बिल्ली रास्ता काट रही है, कहीं जा रहे हैं खाली बाल्टी दिखाई दे रही है, कहीं जा रहे हैं गाय बछड़ा दिखाई दे रहा है। इसके शुभ और अशुभ भी फल मिलते हैं। जी इसी के साथ साथ अंग ज्योतिष भी होता है। जैसे जिन लोग अंग ज्योतिष को मानते हैं, उनकी जन्म की तारीख से उसका लकी नंबर निकाला जाता है। जी जैसे आपकी जन्म की तारीख 10 है तो आपका लकी नंबर 1 माना है। जी 1 नंबर सूर्य का प्रतीक होता है। तो उससे आपका नेचर कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा, ये सब मालूम पड़ता है। इस तरह काफ़ी बड़ा गुण विषय है ज्योतिष, संपूर्ण ज्योतिष। इसमें बहुत चीज़ें आपको आपके जीवन के बारे में बताती हैं। आपका प्रारब्ध कैसा रहा है, वर्तमान कैसा है, भविष्य कैसा होगा। जी एक मात्र विषय केवल ज्योतिष शास्त्र है। कोई साइंस ऐसी नहीं है इस पूरे विश्व के अंदर जो आपके भविष्य के बारे में बता दे, आपके पूर्व के बारे में बता दे, आपको कौन से रोग हो सकते हैं वो बता दे। ये सब केवल ज्योतिष शास्त्र से ही संभव है। अच्छा, यहाँ एक सवाल और पूछना चाहूँगा मैं कि किसी व्यक्ति को अगर जन्म तिथि समय इसका ज्ञान ना हो तो उस व्यक्ति को उसके प्रश्नों के जवाब कैसे मिल सकते हैं? देखिए, कई बार तो ऐसे व्यक्ति मेरे पास आते हैं कुंडली दिखाने, जो कहते हैं कि 1973 में मैं होली को पैदा हुआ था जी या 1968 में दीपावली को पैदा हुआ था, पूर्णमासी थी, फागुन का महीना था। जी। मेरे पास 100 साल का पंचांग है। 1942 से लेके
2041 तक का मेरे पास पंचांग है, उसमें मैं तिथियां देख लेता हूँ। एक तो ये तरीका है। दूसरा, जिसके पास कोई अपनी जानकारी नहीं है, उनसे हम पूछते हैं कि बताइए आपकी समस्या क्या, आपके प्रश्न क्या है। उनसे हम प्रश्न लिखवाते हैं जी और जो जिस समय लिखवाते हैं उस समय की हम कुंडली बनाते हैं जी और उनकी हस्तरेखा के माध्यम से, हस्तरेखा और प्रश्न कुंडली, इन दोनों का विश्लेषण करके उस व्यक्ति को हम सवाल का जवाब देते हैं। जी ऐसे बहुत सारे लोग संतुष्ट होकर गए हैं। तो मैं आपको बताऊं, आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, जी 2007 से लेके अभी तक मैं 10,000 से ज़्यादा लोगों की जन्म पत्रियाँ देख चुका हूँ, देश विदेश के लोगों। अरे वाह। और मेरे पास सबका रिकॉर्ड है, मोबाइल नंबर, एड्रेस। केवल हवा में और आधारहीन बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लोग देखते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मैंने इतने लाख देखे, इतने जी, हजार जी। देखे। मेरे पास 10,000 से ज़्यादा लोगों का रिकॉर्ड है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, नाम। मेरे पास विदेश से भी फ़ोन आते हैं, ऑनलाइन भी मुझसे लोग मेरी सेवाओं को लेते हैं। जब देश विदेश की बात आपने की तो यहाँ एक सवाल और पूछना चाहूँगा मैं, क्योंकि देश विदेश से आप लगातार जुड़े रहे और कई अवार्ड भी आपको मिले हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। हमने अखबार भी आपके आर्टिकल पढ़े थे और खबरें भी पढ़ी हैं। देखिए क्या है कि मैं ज्योतिष के क्षेत्र जब मैं आया, और साईं बाबा की दत्त भगवान की कृपा रही, मेरे पूज्य पिताजी का मेरे ऊपर आशीर्वाद शुरू से ही है। इन सब के परिणाम स्वरूप ज्योतिष के क्षेत्र में मुझे बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा लोकप्रियता प्राप्त हुई। ये सब ईश्वर की कृपा है जी और मुझे इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन IAF, जिसका अमेरिका में हेडक्वार्टर है, कोयम्बटूर चेन्नई में इंडिया का ऑफिस है, वहाँ से मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया जी और इंटरनेशनल क्वालिफाइड सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर मुझे उन्होंने माना है, सर्टिफिकेट दिए। बहुत बड़ी बात होती है। उड़ीसा में, दिल्ली में, चेन्नई में, आंध्र प्रदेश में, जी। लखनऊ में, कई सम्मेलनों में मुझे सम्मानित किया गया है। मुझे राज ज्योतिष की उपाधि दी गई है, मुझे ज्योतिष महामहोपाध्याय की उपाधि दी गई है। मेरी किताब के ऊपर ही मुझे ऑनरेरी मानद उपाधि डॉक्टरेट की दी गई है, PhD की दी गई है, डीलिट की दी गई है। ज्योतिष मार्तंड की उपाधि मुझे जीवाजी विश्वविद्यालय ने दी है। जी ऐसे कई उपाधियां हैं। अब मैं बताना अगर शुरू करूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। जी करीब मेरे पास में 120 से ज़्यादा सर्टिफिकेट हैं और कम से कम 20-25 डिग्रियां हैं, अरे वाह। जो अलग अलग सम्मेलनों में मुझे मेरी सेवाओं को देखते हुए मिलती हैं। और मेरे स्पीच भी लगातार होते रहते हैं, जी जितने भी सम्मेलन होते हैं। ग्वालियर में सम्मेलन जीवाजी यूनिवर्सिटी में हुए, जी। यहाँ भी मेरी किताबों को लोग अध्ययन करते हैं, ज्योतिष के स्टूडेंट्स। जी जी। ऑनलाइन किताब इसीलिए सेल होती है, लोगों को इंटरेस्ट है। अच्छा, आमतौर पर ज्योतिष को लोग प्राथमिकता क्यों नहीं देते हैं? ये आपका सवाल सही है। उसका एक कारण है, वर्तमान युग में जी लोग एक तो आधार को ज़्यादा मांगते हैं कि ज्योतिष का प्रमाण क्या है, हर चीज़ का सबूत मांगते हैं। जैसे साइंस में देखते हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट देखते हैं। लेकिन जब पूरे प्रयास के बाद में कोई व्यक्ति परेशान रहता है, सब कुछ करने के बाद भी प्रमोशन नहीं हो रहा, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, फैक्ट्री नहीं चल रही, घर में बीमारियां हैं, बच्चे परेशान हैं, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जब सभी प्रयास करने के बाद आदमी असफल हो जाते हैं, तब वो ज्योतिष की शरण में आते हैं जी और फिर ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्री दिखाते हैं। और फिर जैसा जो ज्योतिषी, जितनी भगवान ने उसको कृपा की है, जितनी उसके अंदर योग्यता है, उस हिसाब से ज्योतिषी उसको बताते हैं। जी फिर किसी से लाभ मिलता है, किसी से लाभ नहीं मिलता है। मेरे पास जो लोग आते हैं, मैं उनकी जन्म पत्री देख के पहले तो उनके बारे में मैं खुद ही बताता हूँ, जिससे उनको विश्वास हो जाए। मैं अगर जन्म पत्री देख के अगर किसी की नाड़ी पे हाथ रख के उसकी बीमारी बता दूंगा तो उसका इलाज भी कर दूंगा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं, बताइए आपकी समस्या क्या है। जी जवाब तो कोई भी ज्योतिषी दे देगा, सामान्य ज्योतिषी दे देगा। जी मेरा उद्देश्य रहता है कि आप आए हो तो आप क्यों आए हो, आपकी समस्या क्या है, वर्तमान क्या है, पूर्व क्या है, आगे फ्यूचर क्या रहेगा। जो हकीकत है मैं उसका वो बयान करता हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं कहता कि आपका बहुत अच्छा समय आएगा और चाहे भले ही नहीं आए। मुझे जो समझ में आता है वो मैं बताता हूँ, तो इसलिए लोग मुझे मानते हैं और बार बार रिपीट होते हैं मेरे पास। जी। अच्छा, आमतौर पर गुरुजी ये देखा है कि जब किसी के साथ बुरा हो जाता है तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाग्य ने साथ नहीं दिया। तो भाग्य का क्या महत्व है व्यक्ति के जीवन में? देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा महत्व तो उसके कर्म का है जी और जो कर्म व्यक्ति करता जाता है उसके फल उसको वैसे मिलते जाते हैं। बिल्कुल सही है। और जो भाग्य बनता है हमारे, देखिए अगर ज्योतिष है और ज्योतिष चलता है पुनर्जन्म के आधार, जी पूर्व जन्म के आधार। आपका पूर्व जन्म में जो आपने कर्म किए हैं
वो ज्योतिष में भाग्य के रूप में आपके इस जन्म में आ गए। जैसे ही आप पैदा होते हैं आपकी जन्म पत्री पूरी तैयार हो जाती है, जीवन भर की, जन्म से लेकर मरण तक की। उसमें आपके प्रारब्ध रहते हैं, बीते हुए कर्म। जी। अच्छे कर्म किए हैं आपने तो उसके शुभ फल कुंडली में अच्छे बन के आते हैं, अच्छे योग बन के आते हैं। और अशुभ कर्म किए हैं आपने जीवन में, जी। देखिए आप कोर्ट कचहरी से तो बच सकते हैं। ऊपर वाला के जो न्याय होता है, चित्रगुप्त महाराज जो लिख रहे हैं और ब्रह्मा जी ने जो भाग्य लिखा है, लेख लिखा है, वो अपने कर्मों के आधार पर लिखा है, उसका फल भोगना पड़ता है। कर्म करते समय आदमी ये नहीं सोचता है कि मैं बुरा कर रहा हूँ कि अच्छा कर रहा हूँ। और जब उसके संग में बुरा होता है तब वो कहता है ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, मेरे संग में इतना बुरा क्यों होगा। आदमी को अपने जन्म जन्मांतर के कई पीढ़ियों के, पिछले जन्म के, उसके कर्म भोगना पड़ते हैं भाग्य के रूप में। बिल्कुल। महाभारत में भीष्म पितामह से मिलने के लिए बाणसैया पर जब लेटे हुए थे, भगवान कृष्ण उनसे मिलने आए। भीष्म पितामह बोले कि मुझे ये बताइए किस जन्म का मुझे ऐसा पाप मिल रहा है कि मैं बाणसैया पर लेटा हुआ हूँ और मैंने तो इस जन्म में कोई पाप नहीं किया और मुझे अपने पिछले 3 जन्म का याद है। कि भगवान कृष्ण ने उनसे कहा था कि आप अपने 70वें जन्म पे, पिछले पूर्व जन्म में राजकुमार थे, आपने रास्ते में जाते हुए अपने रास्ते से सामने एक सर्प आ गया, आपने सर्प को उठा के बाण से उठा के फेंक दिया, आपने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं और वो सर्प झाड़ियों में पड़ा रहा, खून उसका रिश्ता रहा। जितने दिन वो सर्प पड़ा रहा उसमें, उसके बाद उसकी मौत हुई, उतने दिन ही आप बाणसैया पर पड़े हुए हो, वैसे ही आपकी मृत्यु होगी। जीवन में आदमी के पास उसका बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, 84 लाख योनि में किसी के पास नहीं, केवल मनुष्य के पास। भाग्य भी है, आपके पास शक्ति भी है, आपके पास ताकत, सब कुछ है, लेकिन बुद्धि ईश्वर ने आपको इसलिए दी है कि उससे आप कर्म किस प्रकार के करते हैं। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को सही सलाह दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं, अच्छा विचार दे रहे हैं, तो आपके भाग्य अच्छे होंगे। आप दिन भर दूसरों की आलोचना करेंगे, दूसरों का बुरा सोचेंगे, किसी स्त्री के बारे में बुरा विचार करेंगे, किसी के साथ में बेईमानी करेंगे, छल कपट करेंगे, तो वैसा ही आपके भाग्य में बुरा समय भी आएगा। और ये बुरा समय ऐसा नहीं है कि हमको भोगना है, हमारे परिवार को भी भोगना पड़ता है। जी। आज हम घर में एक एसी लगाते हैं तो उसकी हवा पूरा घर लेता है। हम जो कमाई करते हैं उस कमाई का फल पूरा घर उठाता है। अगर हमने गलत तरीके से पैसा कमाया है तो हमारे परिवार पे भी उसका बुरा असर आएगा, और पैसा अगर हमने सही तरीके से कमाया तो उसका परिवार पे अच्छा फल आएगा। आप देखिए एक छोटा सा उदाहरण है कि पूर्व पिछले समय में डाकू हुआ करते थे, रॉबिन हुड की तरह हुआ करते थे। रात को डकैती डाली बड़े सेठों के यहाँ, और रात फिर उसके बाद उन्होंने कुंवारी कन्याओं की शादी कराई, गरीब बच्चों को उन्होंने पढ़ाई के लिए पैसे दिए। लेकिन उनका अंत क्या होता है? उनका अंत लास्ट में उनको मरना पड़ता है बुरी तरह से, और परिवार उनका बर्बाद हो जाता है। तो ईश्वर का मतलब ये नहीं है कि आपने ईश्वर की सेवा की, मंदिर गए, घंटा चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया और दिन भर आपने गलत काम किया। आपने दिन भर दुकान पे बेईमानी की और शाम को जाकर 10 रुपये की घास डाल दी गाय को, तो उससे आपके पाप का प्रायश्चित नहीं होगा। 10 रुपये की जो आपने घास डाली है या आपने जो पुण्य किया उसका फल भी आपको मिलेगा, और जो आपने बुरे कर्म किए हैं, गलत आचरण किया है, उसका भी आपको सूद समेत फल मिलेगा। यही जीवन है जी। उतार चढ़ाव इसी में आते हैं। कभी जीवन में व्यक्ति का समय एक सा नहीं आता, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। बहुत गहरी और बड़ी बात आपने बोली है। अच्छा, टीवी चैनलों में भी कई कार्यक्रम ज्योतिष के हमने देखे हैं और आप भी कई कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा आप बताएं। देखिए, जब से ज्योतिष के क्षेत्र में मैं आया हूँ तो लगातार कोई ना कोई इंटरव्यू लेता रहा है। जी। जैसा मैंने बताया आपको, AMJ न्यूज़ में मेरा 2 साल इंटरव्यू चले, कार्यक्रम लगातार चले। एक SKS न्यूज़ चैनल है, उसमें मेरे इंटरव्यू आए। ग्वालियर हलचल न्यूज़ चैनल है, पेपर भी है, उसमें मेरे इंटरव्यू आए हैं। इंटरव्यू भी आते हैं, समाचार भी आते हैं, समय समय पर मैं आर्टिकल भी लिखता हूँ, ये भी काफ़ी आते रहते हैं जी। पॉडकास्ट भी आती है। अच्छा गुरुजी, बचपन में हम भी कभी दिनों से देखते हुए आ रहे हैं कि ये टीवी चैनल हैं और जो अखबार हैं उनमें एक राशिफल सा आता है और उसको देखते हैं, लेकिन कई लोग उसको मानते हैं और कई लोगों की सुबाई उससे होती है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए क्या है, ज्योतिष को विश्वास के तरीके से देखिए, अंधविश्वास के रूप में मत देखिए। जी राशि फल का मतलब ये है कि 12 राशि हैं और 7.5 अरब की आबादी पूरे विश्व में। जी और अगर एक राशि की बात करेंगे तो करीब 20 करोड़ लोग हिंदुस्तान में एक राशि पे आ रहे हैं। तो राशि का फल तो ये हुआ कि जैसे आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, जी तो वो आपकी राशि हो गई, सभी और लोगों के होंगे। उस खाते में आपके कितने पैसे हैं ये आपकी जन्म पत्री से मालूम पड़ेगा। तो एक राशि पे करोड़ों लोग होते हैं। जैसे कि राम और रावण की राशि एक है, जी राम ने रावण को मार दिया, तो उस दिन राशि में यह आएगी कि तुला राशि वालों की जीत होगी, लेकिन तुला राशि वाला मर भी रहा है। कृष्ण की कंस की राशि एक है, कृष्ण की राशि मिथुन राशि है, कंस की भी मिथुन राशि है, कृष्ण ने कंस को मार दिया। सीता सुपर्णखा की राशि है। जी तो एक राशि में होने के करोड़ों लोग होते हैं और सबके भाग्य अलग अलग होते हैं। और ज़्यादा भाग्य की बात है, एक घर में एक पिता की अगर 2 संतान है तो उनके दोनों के भाग्य भी अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि उनका बीता हुआ जो कर्म है सबका अलग अलग है। जी ऐसा नहीं है कि पिता जैसा भाग्य बेटे का हो सकता है कि बेटे का भाग्य पिता से ज्यादा अच्छा हो, बेटे के बीते हुए कर्म पिता से ज्यादा अच्छे हो। कई बार ऐसा होता है कि पिता बहुत हाईलाइट हो जाता है, उसके कर्मों के हिसाब से अपने पूर्व जन्म के बेटे फेल हो जाते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का बेटा देख लो, अमिताभ बच्चन का बेटा देख लो, सचिन तेंदुलकर का बेटा देख लो, सुनील गावस्कर का बेटा देख लो, फेल है ये। जी राजनीति में आप देखिए, केवल एक ही परिवार राजनीति में सबसे ज्यादा आगे रहा, गांधी परिवार, नेहरू गांधी। और भी नेता होगी उस समय आजादी के आंदोलन में, बाद में ही बहुत नेता होगी, उनकी संतानें उतनी आगे कहाँ बढ़ पाई। तो ये सब प्रारब्ध होते हैं। तो सवालों का सिलसिला भी जारी है, बने रहिए मेरे साथ, जाइएगा नहीं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुरुजी, कुंडली में शुभ अशुभ योग क्या होता है? इसको बताऊंगा, थोड़ा मैं बताता हूँ। भाग्य की आपने बात की पूरी। जी बिल्कुल। तो भाग्य ऐसा होता है कि एक खदान में एक पत्थर होता है, मार्बल, उसका एक टुकड़ा बाथरूम में लगता है जी। एक टुकड़ा जीने पर लगता है, और उसी मार्बल के पत्थर से एक मूर्ति बनती है। पत्थर के भी भाग्य होते हैं। एक बच्चा एक समय में राजा के यहाँ पैदा होता है, एक बच्चा उद्योगपति के यहाँ पैदा होता है, और एक बच्चा मजदूर के यहाँ पैदा होता है। समय एक होता है। अगर एक समय में बच्चे पैदा हुए तो ऐसा नहीं कि उनकी कुंडली सबकी एक होगी, भाग्य एक होगा। कुंडली एक हो सकती है लेकिन भाग्य सबके अलग अलग होंगे। अलग अलग। एक समय में मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, कोई और व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको वैसा फल काउंट हो रहा है। तो ये भाग्य कोई ऐसा नहीं है कि सबके भाग्य एक से होंगे, अलग अलग होते हैं। इसी परिवार में कोई IAS बन जाता है, कोई बेरोजगार रह जाता है, कोई गरीब भाई रह जाता है, कोई अमीर भाई हो जाता है, कोई जन्म से विकलांग पैदा होता है। उसने कौन से पाप कर दिए विकलांग पैदा हो? जी, सब पूर्व जन्म के संस्कार है। अब आपने कहा, क्या पूछा भी आपने? मेरा सवाल ये था कि कुंडली में शुभ अशुभ योग क्या होता है? हाँ, ये अपने प्रारब्ध जो होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, जो अपने कर्म होते हैं, उसके अनुसार जन्म पत्री में शुभ और अशुभ योग बनते हैं। जी। शुभ योग की बात करें, जैसे चंद्र मंगल योग, चंद्र मंगला योग बोलते हैं। जी। सूर्य चंद्र योग अच्छा माना जाता है, सूर्य चंद्र मंगल योग अच्छा माना जाता है। सूर्य बुध योग, बुधादित्य योग बोलते हैं, वो बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धि का प्रखर होता है। एक योग बनता है गुरु चंद्र योग, इसे बोलते हैं गज केसरी योग। जी। ये गज केसरी योग वाला व्यक्ति जीवन में सुख शांति समृद्धि वाहन भूमि से भरपूर रहता है, ये रहता है। इसके अलावा शुभ ग्रहों
12 घर होते हैं, उनमें अशुभ घर भी होते हैं, अशुभ घर भी होते हैं। अशुभ घर होते हैं जैसे कि 6वां घर रोग शत्रु भाव जन्म पत्री में, 8वां घर मृत्यु स्थान, 12वां घर व्यय स्थान। इनमें अगर कोई ग्रह बैठे होंगे तो उनके अशुभ फल मिलेंगे। और जो अच्छे घरों में बैठे होंगे जैसे 9वां भाव, 10वां भाव, 3 भाव, 4 भाव में, तो उनके अच्छे फल मिलते हैं। और बुरे योग क्या होते हैं? गुरु के संग में राहु बैठा हो तो ये गुरु चांडाल योग बन जाता है जी। व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता है, मान सम्मान नहीं मिलता, अच्छा करने के बाद भी बुराई मिलती है, पेट की समस्याएं बनी रहती है। एक होता है विष योग, शनि के संग में चंद्रमा बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से हमेशा परेशान रहता है। और एक बनता है मंगल अंगारक योग, मंगल के संग में राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बिजली से करंट लगता है, ऐसे व्यक्ति को जलने का खतरा रहता है, जलता भी है। और ऐसे व्यक्ति की अकाल मृत्यु दुर्घटना में भी होती है, जैसे व्यक्ति आत्मदाह भी करते हैं। ऐसे ही किसी व्यक्ति का जब चंद्रमा 8वें घर या 12वें घर में होता है तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से डिप्रेशन में रहता है जी। किसी व्यक्ति का शुक्र के साथ में मंगल हो या चंद्रमा 12वें घर में हो तो ऐसा व्यक्ति चरित्री माना जाता है जी। चंद्रमा 6ठे घर में अगर शनि के साथ में है, चंद्रमा 12वें घर में शनि के साथ में है या 8वें घर में है तो ऐसे व्यक्ति को अपेंडिक्स से स्टोन की समस्या होती है, रोग भी मालूम पड़ जाते हैं। अरे किसी का गुरु खराब है तो उसको पीलिया भी होगा, टाइफाइड भी होगा, लीवर सिरोसिस भी होगा। जिस किसी व्यक्ति का राहु खराब है तो ऐसा व्यक्ति शराब का सेवन करेगा, सिगरेट का सेवन करेगा, धूम्रपान करेगा। और ऐसे व्यक्ति जितना राहु को ज़्यादा बल देंगे शराब धूम्रपान से जी, उतने उनके काम बिगड़ते हैं। ऐसे शुभ अशुभ योग आदमी के प्रारब्ध के आधार पर होते हैं। अगर उनकी हम ग्रहों की शांति करें, उपाय करें तो काफ़ी व्यक्ति को राहत मिलती है। अच्छा ये बताइए, विवाह से पहले कुंडली मिलान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? और इसी बीच एक और सवाल इसी में पूछ लेता हूं मैं, ये मांगलिक बार बार शब्द कहा जाता है कि इधर मांगलिक है या ये मांगलिक है, तो ये थोड़ा सा समझाएं क्योंकि कई लोग इसके भ्रम में रहते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, मांगलिक दोष को केवल जन्म पत्री में शादी के समय देखा जाता है जी। और मंगल दोष जिसको भी होता है तो उस व्यक्ति की जन्म पत्री में मंगल या तो लग्न में होगा, प्रथम भाव में, या चौथे भाव में होगा, या सप्तम भाव में होगा, या अष्टम भाव में होगा, या 12वें भाव में जी। और अगर ऐसे व्यक्ति की शादी किसी ऐसे स्त्री से हो जो मांगलिक नहीं है तो उनके जीवन में हमेशा खटास बनी रहेगी, बिल्कुल संबंध विच्छेद भी हो जाते हैं। अगर जो मांगलिक नहीं है वो बीमार बना रहेगा, दुर्घटना का शिकार हो जाएगा, कुल मिला के उनका दाम्पत्य जीवन खराब बना रहेगा जी। इसलिए कहा जाता है कि शादी के पहले कुंडली का मिलान जी। अगर किसी सुयोग्य ज्योतिषाचार्य से अगर कुंडली का मिलान करवाते हैं तो वो आपको सही सही बता देगा। ये तो अपना अपना ज्ञान है जी। डॉक्टर भिंड में भी है, डॉक्टर ग्वालियर में भी है, डॉक्टर दिल्ली में भी जी। जिस लेवल पे आप दिखाओगे उस लेवल की आपको जानकारी मिलेगी। तो जब कुंडली का मिलान करते हैं, कुंडली नहीं मिलती है तो मना कर दिया आपकी कुंडली नहीं मिल रही। अधिकांशतः क्या देखा जाता है कि लड़के वाले और लड़की वाले दोनों चाहते हैं शादी हो जाए, दोनों संपन्न है, लड़की की भी इच्छा है, तो पंडित जी से कहते हैं कि आप तो बताओ क्या कोई उपाय है, क्या कोई कैसे क्या हो सकता है। पंडित जी भी सोचते हैं कि चलो हमें दक्षिणा मिलती है और उनको हम बता देते करो शादी। बाद में समस्याएं आती हैं। आप देखते होगा अखबारों में आता है जी कि शादी के 1 महीने बाद एक्सीडेंट में पति खत्म हो गया, शादी के 1 साल के अंदर पत्नी खत्म हो गई, हाँ काफी बच्चे नहीं हुए, तलाक हो गए, झगड़े हो गए, अलग अलग रह रहे हैं। ये सब मंगल दोष के कारण है। इसका आंशिक उपाय हो जाता है, आप उज्जैन में जाके मंगल दोष की पूजा करो। उपाय भी हैं इसके, लेकिन शादी तभी करना चाहिए जब बिल्कुल मंगल दोष का तो पहले निवारण होना बहुत जरूरी है। जी। अच्छा गुरुजी, आजकल हमने देखा है कि कई लोग होते हैं हाथों में कड़े और उंगलियों में रत्नों की अंगूठियां, इतना आप भी पहने हुए हैं, कई और लोग भी पहनते हैं, तो इसका क्या महत्व है व्यक्ति के जीवन में? देखिए ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति को जो चीज़ सूट करे वो करना चाहिए। जी। जैसे आपको जो खाना अच्छा लगता है वो खाओगे तो ज़्यादा खाओगे, अच्छा लगेगा, आपको शरीर को भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही ज्योतिष में क्या होता है कि आपकी जन्म पत्री के अनुसार आपके कौन से ग्रह अच्छे हैं,
जो ग्रह अच्छे हैं उनके आप रत्न पहने, जी और जो ग्रह खराब हैं उनकी आप दान करें, शांति करें, उसकी धातु पहने, तो उससे लाभ मिलता है। रत्नों का भी एक ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ा महत्व है कि अगर आपके ग्रह जो अच्छे हैं उनको ताकत देनी है, बल देना है, तो उनके आप स्टोन पहनिए, और जो ग्रह आपके खराब हैं उनका दान करें, पूजा करें, मंत्र का जाप करें, उससे आपको फायदा होगा। तो ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ कोई भी पहन ले, हर चीज़ हर किसी को सूट नहीं करती, और जरूरी नहीं है जो चीज़ मुझे सूट करे वो चीज़ है ना आपको भी सूट करे। आपकी कुंडली क्या कहती है, मेरी कुंडली क्या कहती है, मेरे ग्रह जो अच्छे होंगे वो मैं पहनूंगा। चांदी का ब्रेसलेट पहना हूँ, कड़ा पहना हूँ, चांदी चंद्रमा की भी शुभ मानी जाती है, राहु को शांत करती है चांदी। चांदी पहनने वाले व्यक्ति का मन में उत्साह बना रहता है, नहीं तो निराशा का भाव रहता है अगर चांदी उतार लो आप। सोना है, अगर गुरु आपका अच्छा है सोना पहनिए, गुरु आपका खराब है सोना पहनेंगे तो आपको एलर्जी हो जाएगी। ऐसे आपने अगर लहसुनिया पहन लिया तो आपके जीवन में खर्चे अचानक बढ़ जाएंगे, एलर्जी बढ़ जाएगी, बीमारियां बढ़ जाएंगी। तो ग्रहों की बड़ी समस्याएं हैं, सोच समझ के उपाय करना चाहिए। जैसे दवाइयाँ होती हैं, एक रोग की 50 दवाइयाँ, अब कौन सी दवाई आपको सूट करेगी डॉक्टर ही बताए। अच्छा, हमारे दर्शकों का एक और सवाल आया है कि जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष और पितृ दोष का क्या फल मिलता है? काल सर्प दोष का मतलब ये होता है कि जन्म पत्री के 12 घर में आमने सामने राहु केतु बैठे हों, और एक तरफ पूरे घर खाली हों और एक तरफ बाकी सब ग्रह हों। 7 ग्रह एक तरफ हों और दूसरी तरफ कोई घर मतलब खाली हो घर जन्म पत्री में, तो वो काल सर्प योग माना जाता है। काल सर्प योग है राहु केतु। जी राहु केतु, राहु जो ग्रह है उसी का छाया ग्रह, केतु ग्रह, दोनों ही छाया ग्रह हैं। तो इनको भी ग्रह मंडल में शामिल कर लिया गया है। वैसे ग्रह 7 थे, और जब आपकी जन्म पत्री में गुरु के साथ में राहु बैठा हो, या राहु के साथ में सूर्य बैठा हो, चंद्र बैठा हो, या केतु के साथ में ये चंद्र सूर्य मंगल ऐसे बैठे हों, गुरु बुध बैठे हो, तब ग्रहण योग पड़ता है। जी, आपके लग्न में चौथे घर में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, नवम भाव में, भाग्यस्थान पे या 12वें घर में जी, राहु के साथ में, अच्छा केतु के साथ में दूसरे ग्रह बैठे होते हैं, तो वो ग्रहण बनाते हैं। और ग्रहण की शांति के लिए पितृदोष की पूजा होती है। पितृदोष की पूजा और काल सर्प दोष की पूजा पूरे भारतवर्ष में 2 ही जगह होती है, एक त्र्यंबकेश्वर में नासिक में, और एक उज्जैन में। जी, तो व्यक्ति वहाँ जाके पूजा कराते हैं तो उनको काफ़ी शांति मिलती है, जीवन की रुकावटें दूर होती हैं, भाग्य में रुकावटें हैं वो भी दूर होती हैं, और शुभ फल काफ़ी मिलते हैं। और जब तक पूजा नहीं कराते व्यक्ति परेशान है। अच्छा, इसमें ये मुहूर्त का क्या महत्व है? क्योंकि जब शुभ कार्य होते हैं तो विशेष तौर पे मुहूर्त का लिया जाता है कि जब तक मुहूर्त नहीं निकल जाता तब तक वो कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए, अपने जो सनातन धर्म है जी, वो पूरा मुहूर्त के आधार पर चलता है। जी, और सनातन धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं वो मुहूर्त देख के ही चलते हैं, और मुहूर्त हमारे शास्त्रों में भी है। जी, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत चिंतन मनन अध्ययन करने के बाद मुहूर्त बनाए हैं। अगर हम शुभ समय में, जैसे मुहूर्त का बात करते हैं, शुभ समय में, अच्छे समय में अगर हम कोई काम करेंगे तो उसके शुभ फल मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और अगर हम अशुभ समय में काम करेंगे तो उसके फल खराब मिलते हैं। देखो, कुआं खोदने का, बोरिंग करने के, संतान के जन्म का, संतान अन्न कब खाएगी, संतान स्कूल में पहली बार कब जाएगी, शादी कब होगी, सगाई कब होगी, रुकाई कब होगी, विदा कब होगी, और मकान का नींव की खुदाई किस दिन शुरू होगी, गृह प्रवेश किस दिन होगा, ये सब के मुहूर्त होते हैं। जी, और जो लोग मुहूर्त के हिसाब से चलते हैं, मानते हैं, उनको लाभ होता है, और जो लोग मुहूर्त के हिसाब से नहीं चलते उनको दिक्कत भी आती है। जैसे वास्तुशास्त्र भी है कि ज्योतिष का साथ है। जो मकान, फैक्ट्री, दुकान, ऑफिस वास्तु के हिसाब से बने होते हैं तो उसमें बरकत होती है, तरक्की होती है, आदमी को शांति मिलती है। जी, और जहाँ वास्तु के हिसाब से आदमी का ऑफिस, मकान, दुकान, फैक्ट्री अगर नहीं है तो व्यक्ति जीवन भर कर्जे में डूबा रहेगा। काम बन जाए, उसका सामान बन जाएगा तो बिकेगा नहीं, जी, पैसा फंसा रहेगा, लोन बढ़ता रहेगा, झगड़े होते रहेंगे, उसकी तरक्की नहीं होगी। तो वास्तु भी होना बहुत ज़रूरी है। जी। घर का वास्तु अगर खराब है तो घर की गृह लक्ष्मी हमेशा बीमार बनी रहेगी। अच्छा, अक्सर शनि के कारण बहुत लोग डरे हुए होते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, क्या होता है, राहु केतु राक्षस ग्रह हैं, जी, उनसे लोग डरते हैं। और शनि 9 ग्रहों में न्यायाधिपति है, जी, न्याय करते हैं। हमारा शनि हमारी जन्मपति में कितना भी अच्छा है
हम अगर गलत काम करेंगे तो उसका दंड भी हमको मिलेगा जी लेकिन अच्छा है तो हमको रंग से राजा बना देगा वो। जी और शनि यदि हमारा बुरा है तो हमको राजा से रंग बना देगा। शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जो संसार की 40% आबादी को हमेशा प्रभावित करके रखता है। वर्तमान में शनि की 7.5 कुंभ राशि पर चल रही है, मीन राशि पे चल रही है और मेष राशि पे चल रही है। और शनि की 7.5 मार्च 27 में कुंभ राशि से समाप्त हो जाएगी और वृष राशि में शुरू हो जाएगी। और वर्तमान में शनि की ढैया सिंह राशि पे चल रही है और धनु राशि पे चल रही है। ढैया शनि की हमेशा खराब रहती है, स्वास्थ्य खराब रहता है, जीवन में रुकावटें आती हैं और आदमी को परेशानियां बहुत उठाना पड़ती हैं। और शनि की 7.5 में 1-2.5 साल बहुत अच्छे जाते हैं, 1-2.5 साल बहुत खराब जाते हैं, 1-2.5 साल समान रूप से रहते हैं। तो शनि से लोग हमेशा इसलिए डरते हैं। आप देखना बाजार में जिस दिन शनिवार होगा, शनि मांगने वाले पैसा मांगने वाले शनि को रख के बाल्टी में घुमाते हैं जी, तेल आदमी तुरंत 1-2 रुपये 5 रुपये हर डालता है जी, बगैर उसके मांगे। बिल्कुल क्यों? शनि से डरता है। अगर बुरे कर्म कर रहे हो 5 रुपये डाल रहे हो, 5 रुपये का फल तुम्हें 5 रुपये ऐसे ही मिलेगा। और बुरे कर्म जैसा कर रहा है उसका मूल्यांकन ईश्वर करता है, उसके वैसे फल देता है। शनि बहुत अच्छे फल देता है और अगर गलत काम करोगे तो शनि उसके गलत फल देता है। शनि न्याय करता है, शनि पक्षपात नहीं करता। अच्छा गुरु जी, एक हमारे दर्शकों का एक और सवाल आया है कि रोगों और व्यवसाय का ज्ञान क्या ज्योतिष द्वारा मिल सकता है? मिलता है, मैंने बताया था आपको। जैसे चंद्रमा खराब है शनि के साथ में तो पथरी की बीमारी, स्टोन की बीमारी होगी। राहु खराब है तो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम होगी। अगर मंगल खराब है तो आपको ब्लड प्रेशर की समस्या रहेगी जी। मंगल शनि की होती है अगर आपकी 6, 8वें 12वें भाव में है तो आपको हार्ट की समस्या होगी। गुरु के साथ में राहु बैठा हुआ, पेट की समस्या हमेशा बनी रहेगी, लीवर की समस्या बनी रहेगी। इसके अलावा सूर्य के संग में अगर राहु बैठा हुआ है जी तो दिमागी रूप से आपसे आदमी परेशान रहेगा, हेडेक बना रहेगा। मंगल के कारण आदमी के दिमाग में हेडेक बना रहता है जी। और सूर्य राहु ग्रहण के कारण आप ये मान के चलिए कि आदमी को ब्रेन ट्यूमर भी होते हैं, ब्रेन की समस्या भी होती है, मिर्गी योग भी मालूम पड़ जाते हैं जी। डॉक्टर तो बाद में रिपोर्ट बनाते हैं, इसके पहले ही मालूम पड़ जाता है। और ज्योतिष के माध्यम से आप ये भी पता कर सकते हैं कि आदमी का समय किस प्रकार चल रहा है और जीवन की स्थिति क्या है वास्तविक रूप से जी। और रहा सवाल व्यवसाय का, जिस व्यक्ति का मंगल बहुत अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा डॉक्टर बनता है, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनता है, सेना में अधिकारी बनता है। जिस व्यक्ति का गुरु बहुत अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति IAS बन सकता है, ऐसा व्यक्ति मंत्री स्तर पर पहुंच सकता है, अपने विभाग का प्रमुख हो सकता है। और जिस व्यक्ति का राहु अच्छा है, राहु मतलब जबकि कहा जाता है राहु खराब होता है, राहु यदि अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति दवाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा जा सकता है, मंगल के कारण भी जाता है। और राहु यदि अच्छा है तो आदमी अगर शराब का व्यवसाय करे तो बहुत पैसा कमाता है। तो बुध अच्छा है तो आदमी टीचिंग लाइन में जा सकता है, शिक्षा संचालक बन सकता है। ऐसे हर चीज की अपने अपने वो है बहुत सारे। अच्छा, मानव जीवन में कलर का क्या महत्व है? कलर का महत्व ज्योतिष के अनुसार आपकी जन्म पद्धति के अनुसार है। जैसे कि आपका गुरु अच्छा है जी तो आप पीले रंग के कपड़े पहनिए, क्रीम कलर के कपड़े पहनिए, बादामी कलर के कपड़े पहनिए, अच्छा लगेगा। और आपका गुरु के बाद मान लो मंगल है, मंगल खराब है आपका जी तो आपको लाल रंग नहीं पहनना चाहिए। जो अच्छे अपने ग्रह हैं उनके कलर पहनोगे शुभ मिलेगा। शनि आपका अच्छा है, आप काले कपड़े पहन सकते हैं। राहु आपका अच्छा है, नीले कलर पहन सकते हैं। अच्छा, गुरु चंद्रमा आपका अच्छा है, सफेद कलर पहन सकते हैं। बुध आपका अच्छा है, हरे कलर पहन सकते हो। अपोजिट मत करो कि मालूम पड़ा कि आपका राहु खराब है और है ना ग्रे कलर पहने हुए हो, परेशान रहो। गुरु राहु केतु के बारे में अक्सर ज्यादातर सुनने को आता है, आखिर ये क्या है, थोड़ी सी डिटेल में बताएं। देखिए है क्या, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, ये 9 ग्रह हैं जी। और जन्म पत्री में 12 ग्रह हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति की जन्म पत्री में भी वही 12 ग्रह हैं, वही ग्रह हैं। और अमीर से अमीर व्यक्ति की भी। ये जो ग्रह हैं इनकी डिग्रियां कैसी हैं, बकरी हैं, अस्त हैं, उच्च के हैं, सम हैं, मार्गी हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं जी। उससे आकलन किया जाता है कि आदमी की जन्म पत्री किस लेवल की है।
कई लोगों की जिंदगी में जीवन भर स्ट्रगल रहते हैं। इसका मतलब ये है कि पिछले जन्म में उन्होंने कोई अच्छे कर्म नहीं किए, इस जन्म में आए हैं तो केवल उनको दाल रोटी मिल रही है। कई लोग आप देखते हो मंदिर के किनारे डले रहते हैं, सैकड़ों लोग, उनको 2 टाइम भोजन मिलता रहता है, लोग गरीबों को खाना बांटते रहते हैं जी। तो उनकी तकदीर में सिर्फ इतना है कि आप जिंदा रहोगे, मरोगे नहीं, क्योंकि इनको कोई कर्म ही नहीं है ऐसे। आप बैंक में पैसा नहीं डालोगे तो बैंक में आपकी बचत कहाँ से होगी? जब बचत नहीं होगी तो खर्च कहाँ से करोगे? ऐसे ही आपने अगर पिछले जन्म में पुण्य नहीं किए तो भाग्य कहाँ से बनेगा? अच्छा गुरु जी, आपने इतने सारे सवालों के जवाब दिए, ज्ञान के भंडार हैं आप। मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? देखिए, मेरे प्रेरणा स्रोत तो मैं शुरू से बचपन से देखता आ रहा हूँ, मेरे पूज्य पिताजी रहे जी। पिताजी का मेरे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जो उन्होंने मुझे मार्ग दिखाया, जो उन्होंने मुझे अपने अनुभव बताए जीवन के, जो उन्होंने मुझे रास्ता बताया और समय समय पर उन्होंने मुझे परामर्श दिया। जब भी जीवन में संघर्ष का दौर था, जब भी परेशान होता था तो उनके पास जाके बैठता था, उनके पैर दबा के उनसे पूछता था, बातें करता था। पिताजी मुझे अपने बेटे के रूप में नहीं, दोस्त के रूप में लेते थे जी। मुझे सब चीज़ें बताते थे, अच्छी भी बुरी भी, और ज्ञान भी देते थे और बताते थे जीवन में कैसे रहना क्या है। और बाकी प्रेरणा स्रोत तो पिताजी हैं, लेकिन जीवन में आज जो कुछ भी मैं हूँ, अगर मैं ज़मीन से भी उठा हूँ तो आज यहाँ तक आया हूँ तो ये सब साईं बाबा की कृपा है। साईं, जब मैं कुछ भी नहीं था तब मैं साईं बाबा को मानना शुरू किया और उन्हीं की कृपा से आज जो कुछ भी हूँ सब उन्हीं की मेहर। एक सवाल और मैं यहाँ पूछना चाहूँगा आपसे कि मैच को लेकर चर्चाएं चल रही हैं जी। कि भारत पाकिस्तान के बीच मैच होना चाहिए, एशिया कप आ रहा है, लेकिन उसको देखकर कई लोगों का सोशल मीडिया पे ये मुद्दा उठा रहे हैं कि एक मामला जो हुआ था कश्मीर में, पहलगाम में 26 लोगों की मौत हुई थी, और उसको लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि ये मैच कैसे भी नहीं होना चाहिए भारत पाकिस्तान में। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा कहना ये है कि राजनीति नहीं होना चाहिए। पहली बात जी, खेल को खेल की दृष्टि से देखना चाहिए, खेल भावना को सर्वोपरि रखना चाहिए। एक जीतता है, एक हारता है, कोई हम दुश्मन थोड़ी है किसी के। और रहा सवाल कोई घटना करने का, आतंकवादी की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। अगर हिंदुओं को कोई मारता है, दूसरी जात का, दूसरे धर्म का व्यक्ति, तो पूरा धर्म दोषी थोड़ी है उसके लिए, ना कोई पूरी जात दोषी है। ऐसे ही अगर हिंदुओं में अगर कोई गलत काम कर रहा है तो पूरा हिंदू धर्म थोड़ी खराब है। ऐसी घटनाएं तो जीवन में, सांसारिक जीवन में होती रहती हैं, घटित होती रहती हैं। हम तो कहते हैं जो घटना हुई है या होती हैं उनको पकड़िए, उनको दंडित करिए। रहा सवाल खेल को खेल की भावना से लेना चाहिए, लेकिन होता क्या है, कुछ लोगों को धार्मिक भावना भड़काई जाती है, कुछ लोगों को राजनीतिक फायदा उठाने के लिए एकजुट किया जाता है, और कुछ लोगों को दूसरे धर्म से डराया जाता है एकजुट करके वोट लेने के लिए। तो ये वोटों की राजनीति ने, फिरका परस्त लोगों ने ये देश के माहौल को विषाक्त किया है। उन्होंने ही राजनीति खराब की है और उन्होंने ही खेल भावना को बिगाड़ने का प्रयास किया। आप अगर नहीं खेलोगे तो खेल तो एक स्वस्थ स्पर्धा है, परंपरा है। बिल्कुल। और इसको आप देश की आन बान शान से क्यों जोड़ रहे हो? टीमें खेलती है, एक जीता एक हारता है, परीक्षा होती है, एक पास होता है एक फेल होता है। बिल्कुल। तो उसको उस रूप में नहीं लेना चाहिए। मतभेद रखो, मनभेद मत रखो। बहुत। गुरु जी, आपसे एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पूछना चाहूँगा। ग्वालियर में काफ़ी समय हो गया है आपको और कई लोगों को जानते हैं, कई हस्तियों से मुलाकात है आपकी। कितना समझते हैं ग्वालियर को और क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे ग्वालियर वासियों को? देखिए, मेरा तो पहला तो कहना ये है कि ग्वालियर ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी है जी। ग्वालियर का बहुत प्राचीन इतिहास है। राजा मानसिंह तोमर भी रहे, किले का निर्माण करवाया, सिंधी राजा भी रहे, और ग्वालियर में सांप्रदायिक सद्भाव बहुत अच्छा है। यहाँ मोती मस्जिद है तो यहाँ गोपाल मंदिर भी है, गोपाल मंदिर है तो चर्च भी है, चर्च है तो गुरुद्वारा भी है। सभी धर्मों के लोग शांतिपूर्वक, भाईचारे के साथ, सद्भाव के साथ ईद भी मनाते हैं और दिवाली भी मनाते हैं, और जाकर क्रिसमस डे भी मनाते हैं। तो यहाँ तो कभी इस प्रकार की ऐसी भावना रही नहीं है। गुरुजी, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर क्या भविष्यवाणी करते हैं आप? देखिए, केंद्र सरकार की जहाँ तक बात है, अगला चुनाव 2029 में होगा जी।
और भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाएगी, ये निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो ना हो, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की। जी। कांग्रेस की स्थिति खराब होगी और राहुल गांधी कभी दोबारा से प्रधानमंत्री कभी बन नहीं पाएंगे। दोबारा क्या, कभी बन ही नहीं सकते। कांग्रेस को दूसरा नेतृत्व तो ढूंढना पड़ेगा। तीसरा, मैंने बताया आपको मध्य प्रदेश के बारे में, आपने पूछा तो मध्य प्रदेश का चुनाव सन 2028 में होगा विधानसभा का, और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होगी। जी। मोहन यादव दोबारा से मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं क्योंकि उनकी अगले 2 साल खराब हैं। हो सकता है वो चेंज हो या स्वास्थ्य उनका गड़बड़ हो, लेकिन सरकार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, केंद्र में भी और मध्य प्रदेश में भी। कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। अच्छा, यहाँ एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा। ग्वालियर शहर के 2 बड़े नेता, एक हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे हैं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो इनके बारे में क्या कहेंगे आप, क्या भविष्यवाणी करेंगे आने वाले समय में? देखिए, मुझे नरेंद्र सिंह तोमर जी के बारे में ये कह सकता हूँ कि उनका भाग्य बहुत प्रबल रहा है। पूर्व जन्म उनका बहुत शानदार रहा होगा कि उनको राजा की तरह उनका जीवन चल रहा है। उनकी शुरुआत बिल्कुल गरीबी की स्थिति से हुई थी, आज वो यहाँ से आए। एक उदाहरण है रंग से राजा बनने का, वो नरेंद्र सिंह तोमर है। और नरेंद्र सिंह तोमर जी आगे चल के, मुझे यहाँ तक लगता है उनका विश्लेषण करने के बाद, कि वो राज्यपाल बन सकते हैं या दोबारा से केंद्र में मंत्री बनेंगे, नहीं रहेंगे। और जहाँ तक सिंधिया जी की बात है, देखिए, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सिंधिया जी को लंबी उम्र अता फरमाए, लंबी आयु दे, इनको स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो। लेकिन मैंने इनका इतिहास भी पढ़ा है और इनके पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिति मैंने पढ़ी है। इनके परिवार में, इनके खानदान में कोई भी 55 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रहा। जी। कारण इसके ईश्वर जाने पूर्व जन्म के क्या योग संयोग हैं। पिछली इनकी 8 पीढ़ियों में कोई भी 50 साल से ज़्यादा जीवित नहीं रहा है। जी। लेकिन माधवराव सिंधिया स्वर्गीय, इनके पिताजी, वो सबसे ज़्यादा उम्र 55 साल जिए। जी। अब इनकी उम्र 55 साल के आसपास आ रही है, तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जो दीर्घायु हो, यशस्वी हो और आगे बने। लेकिन इनके पारिवारिक इतिहास को देखते हुए मुझे इनका भविष्य कोई स्पष्ट नजर नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी हमारे शो में आने के लिए। अगर आप भी मिलना चाहते हैं गुरुजी से, तो अपने मोबाइल फोन में ये नंबर जरूर सेव करें, 7879974765। उम्मीद है हमारा ये शो आपको पसंद आया होगा। इसे शेयर और लाइक जरूर करें और लिंक कॉपी कर व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को भेज सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें। इसी के साथ मैं शो का होस्ट शाहनवाज, आपके दिल की आवाज, आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।